तुम्हें तो मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है, उससे ज़्यादा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। सुदेश के ये शब्द अभी भी मालिनी के कानों में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये शब्द उसके खिलाफ साजिश कर रहे हों, बार बार उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे हथौड़े मार रहे हों। सिर दर्द से फटा जा रहा था और आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। पर उसकी पड़ी किसे थी? सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। जेठ जेठानी, नाना नंदोई सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पति अमित अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं। इतने में ननंद सुनीता कमरे में आई और उससे बोली, भाभी कब तक ये आंसू बहाते रहोगी? भाई तो सीधा साधा जवाब दे गया कि वो तो तुम्हें माँ बाप की सेवा के लिए लाया है, तो अपने फ़र्ज निभाओ। जब तक माँ पापा हैं तब तक ही तुम यहाँ पर हो, उसके बाद तो भैया तुम्हें अपने साथ ले ही जाएंगे। इतने में जेठानी मेघा भी कमरे में आ गई और आते ही बोली, अरे हम लोग जा रहे हैं। कम से कम मुस्कुराते हुए चेहरे से विदा तो कर दो, क्यों बेवजह की मनुष्यत फैला रही हो? पति बाहर कमाने ही तो गया है, वापस लौट कर भी तो आ जाएगा, और कमाएगा नहीं तो तुम लोगों को खिलाएगा क्या? जो बेवजह का तमाशा कर रही हो, कोई पहली बार तो गया नहीं है जो इतना नाटक कर रही हो। लेकिन मालिनी अपने पलंग से उठकर खड़ी भी नहीं हुई। सबको लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब तक सासू माँ कमला जी भी कमरे में आ गई। आते ही गुस्से में बोली, अरे ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? अब पति कमाने भी नहीं जाएगा क्या? चुपचाप से उठ और इन दोनों को खुशी खुशी रवाना कर। आखिर मालिनी नहीं उठी तो यह देखकर तीनों तमतमाती हुई खुद ही बाहर आ गई। ननद और जेठानी तो अपना अपना सामान उठाकर अपने अपने पतियों की गाड़ी में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद दोनों कारों के वहाँ से रवाना होने की आवाज़ आई। इधर कमला जी भी दरवाज़ा बंद करके कमरे में आई और मालिनी को डांटने लगी, ये क्या नाटक लगा रखा है बहू? घर में बच्चे आए थे, तुमने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और अजीब जिद लगाकर बैठी हुई हो कि पति के साथ जाना है। अरे पूरी ज़िंदगी उसी के साथ तो रहना है तुझे। कुछ दिन हमारी सेवा कर लेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। अब चुपचाप उठ और रसोई की सफाई कर दे, पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। मालिनी वहीं पलंग पर बैठी बैठी कमला जी की बड़बड़ाहट आंसुओं के साथ सुनती रही। 1 साल हो चुका है उसकी शादी को। घर के सबसे छोटे बेटे अमित की पत्नी बनकर वो इस घर में आई थी। यह शादी अमित के पिता भवानी प्रसाद जी ने करवाई थी। अच्छा खासा रुतबा था उनका, पैसों से नहीं बल्कि नाम से। पैसा इतना ही था कि उन्हें उच्च मध्यम वर्गीय कह सकते थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी से ज़िंदगी में नाम तो बहुत कमाया था, पर उनके बच्चों को उनकी कद्र कभी नहीं थी। कभी उनके मान सम्मान का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। बच्चे तो ऐसे ही थे। बड़ी बहू मेघा भी ऐसी ही थी, पर वो तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। ऊपर से पत्नी कमला जी किसी की कोई इज्जत नहीं करती थी, जो मुंह में आता वही बोल देती। मालिनी भवानी प्रसाद जी के दोस्त की बेटी थी, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बिन माँ की बेटी होने के बावजूद उसमें संस्कार पूरे थे। परिवार को परिवार समझकर चलाती थी और उसकी यही आदत भवानी प्रसाद जी को बहुत पसंद आ गई। हालांकि मालिनी को इस घर में कोई भी बहू बनाकर लाना नहीं चाहता था, पर भवानी प्रसाद जी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाया और मालिनी इस घर की बहू बनकर आ गई। लेकिन अब भवानी प्रसाद जी के बिस्तर पकड़ने के बाद मालिनी की कोई इज्जत भी नहीं रही। तानों की बौछार भी अब तेज हो चुकी थी। पर बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी हालत देखकर उन्हें दुख होता था। इधर अपने कमरे में पड़े पड़े भवानी प्रसाद जी भी आंसू बहा रहे थे, लेकिन क्या ही कर सकते थे। परिवार वालों को तो मौका मिल चुका था अपनी ज़बान खोलने का। सचमुच उन्होंने तो अपनी मर्जी थोपकर मालिनी की शादी करवा दी, पर यह शादी ना होकर मालिनी की बर्बादी ही रही और कुछ भी नहीं। क्योंकि नौकरी तो अमित इस शहर में भी कर सकता था, पर उसने जानबूझकर ट्रांसफ़र लिया। अमित वहाँ किसी और लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसका नाम नेहा था और बहुत ही जल्द उससे शादी करना चाहता था, और इसी सिलसिले में वो इस बार यहाँ आया था। भवानी प्रसाद जी से तो मिलने का सिर्फ एक बहाना था, इसलिए पूरा परिवार एक साथ वहाँ इकट्ठा हुआ था। पर जो भी बात हुई बंद कमरे में ही हुई, भवानी प्रसाद जी के सामने ही हुई। कितनी अजीब विडंबना थी। फैसला भी उन्हीं के सामने हुआ था कि जब भवानी प्रसाद जी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ये शादी होगी, नहीं तो दुनिया को बोलने का मौका मिल जाएगा। और उससे भी बड़ा कारण था कि अभी तो फ्री की नर्स मिली हुई थी। अगर मालिनी चली जाती तो ये सेवा कौन करता? इसलिए भवानी प्रसाद जी ने मालिनी को अमित के साथ जाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, नहीं तो मालिनी को दुख होता। लेकिन मालिनी तो ये बात सुन चुकी थी।
जब वो लोग कमरे में बात कर रहे थे और मालिनी चाय पकड़ाने के लिए कमरे में आ रही थी, तब उसे ये बातें सुनाई दी थी। सुनकर उसे रोना तो बहुत आ रहा था, पर अपने आंसुओं को रोककर वो कमरे में आई। जानती थी अमित तो उसे अपनाएगा नहीं, पर बस भवानी प्रसाद जी के कारण मालिनी ने अमित के साथ जाने की जिद की थी। मगर भवानी प्रसाद जी अपने जीते जी कुछ ना कुछ फैसला करके जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह तो पक्का विश्वास हो चुका था कि अमित मालिनी को रखेगा नहीं और उनके मरने के बाद मालिनी बिल्कुल बेसहारा हो जाने वाली है। क्योंकि उसके पिता की मृत्यु तो उसके शादी के कुछ महीनों बाद ही हो चुकी थी, इसलिए 2 दिन बाद ही उन्होंने मालिनी को कहकर अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और उन्हें घर पर बुला लिया। लेकिन घर में किसी को भी नहीं पता था उन्होंने अपने दोस्त को क्यों बुलाया है। यहाँ तक कि मालिनी को भी नहीं पता था। हालांकि उन्होंने मालिनी से ये जरूर कहा था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना। तब मालिनी को कुछ भी समझ में नहीं आया था। 1 महीने के बाद भवानी प्रसाद जी इस दुनिया से कूच कर गए। तब सारे परिवार के लोग वापस एकत्रित हुए। इस बार अमित के साथ नेहा भी आई थी। हालांकि रिश्तेदारों में उसने अपने दोस्त बताकर ही उसकी पहचान कराई थी। जब सारा क्रिया का कार्य हो गया तो पूरा परिवार बाहर कमरे में एकत्रित था। उस समय मालिनी रसोई में काम कर रही थी। तब कमला जी ने मालिनी को बुलाया। जब मालिनी रसोई से निकलकर बाहर आई तो अमित ने कुछ पेपर्स उसके सामने रखते हुए कहा, देखो मालिनी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है। इससे ज़्यादा मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें यहाँ पे रहना है, आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है। तुम्हारा खर्चा भी हम उठा लेंगे। यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करो। पर अब मैं नेहा के साथ शादी कर रहा हूँ, इसलिए इन तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। मालिनी ये बात सुनकर हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। जानती थी कि ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। इतने में भवानी प्रसाद जी का दोस्त वहाँ एक वकील के साथ आ गया, तो सब लोगों ने बातचीत का मुद्दा बदल दिया। वहाँ बैठते ही उसने कुछ पेपर्स निकाले और वकील को देते हुए बोले, ये वसीयत भवानी प्रसाद जी ने बनवाई थी अभी 1 महीने पहले ही। वकील साहब जरा पढ़कर बता दीजिए सबको। भवानी प्रसाद जी के साइन भी दिखा दीजिए। उनकी बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कमला जी बोली, तो आप उस दिन वसीयत के लिए यहाँ आए थे? जी भाभी जी, पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं। कैसे पता चलता आपको भाभी जी? आप भाई साहब के बिस्तर पकड़ने के बाद बैठी कब उनके पास? मालिनी के अलावा तो कोई उनसे बात करने उनके पास आता तक नहीं था। उनकी बात सुनकर कमला जी ने मुंह बिगाड़ लिया। ठीक है, पढ़ो। वैसे भी मैं जानती हूँ प्रॉपर्टी तो हम ही लोगों में बंटनी है। वकील साहब ने वसीयत खोली तो सब लोग सांस थामे उसे सुनने को तैयार हो गए। आखिर सब जानना चाहते थे कि उनके हिस्से में कितना क्या आया है। तभी वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं भवानी प्रसाद अपने पूरे होशो-हवास में यह वसीयत तैयार करवा रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार मैं अपने तीनों बच्चों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, क्योंकि जीते जी उन्होंने कभी भी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। वहीं इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मेरी पत्नी कमला को दिया जाएगा, जिससे वो अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर मोहताज ना हो, और दूसरा हिस्सा मेरी छोटी बहू मालिनी के नाम कर रहा हूँ। उस बच्ची ने मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी सेवा की है, तो वो इस हिस्से की पूर्णतः हकदार है। सुनकर सब लोग सकते में आ गए। अरे ऐसे कैसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं पापा हमें? हम उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर। हम कोर्ट जाएंगे। ननद सुनीता तिलमिलाते हुए बोली, आपको कहीं भी जाना है आप लोग जाइए। वसीयत भवानी प्रसाद जी ने खुद बनवाई थी। कोई भी कोर्ट इस वसीयत के विरुद्ध जाकर आपको आपका हक नहीं दिलवा सकता, वकील ने कहा। वकील ने जरूरी कागजात कमला जी को दिए और कुछ जरूरी कागजात जो कि मालिनी के नाम पर थे अपने साथ लेकर रवाना हो गए, ये कहकर कि ये पेपर्स बाद में हमसे ले लीजिएगा, आपको अभी पेपर्स नहीं दिए जाएंगे। भवानी प्रसाद जी ने हमसे यही अनुरोध किया था। और जाते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। देख, सेवा के बहाने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली इसने। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। जेठानी बेगा बोली, क्यों नहीं, यही बातें करने जाकर बैठती थी ना तू उनके पास। मेरे बच्चों का हक छीन रही है। शराफत से इनका हक इन्हें वापस कर दे। तेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। कमला जी ने बोला, हाँ मालिनी, वो प्रॉपर्टी तुम वापस कर दो और तलाक के पेपर्स पर साइन करो। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए ऑफ़र कर रहा हूँ कि यहाँ रहकर माँ की सेवा कर लेना। हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे, अमित ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर मालिनी को गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया था जो तुम ये बातें कह रहे हो? और किस हक से कह रहे हो कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है? मेरे पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मौजूद है,
पापा जी ने कहा भी था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना, तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना भला बुरा खुद देख लूंगी। अच्छा, तो तू यहाँ से मेरे बच्चों का हक लेकर जाना चाहती है? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कमला जी बीच में ही बोली। क्यों माँ जी, बिना सेवा के मेवा चाहिए आपके बच्चों को? कभी अपने पिता का मान सम्मान तो किया नहीं इन लोगों ने। उन्हीं के सामने बैठकर उनकी ही मौत की बातें कर रहे थे। आपको क्या लगता है उस दिन आप लोगों ने वो बंद कमरे में उनके सामने जो बातें की वो मुझे सुनाई नहीं थी? वकील साहब कह चुके हैं कि आपको जिस कोर्ट में जाना है आप वहाँ जाइए। और रही बात मेरी, तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। और रही बात तलाक की, तो जब तक आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाएगी तब तक तो मैं तलाक भी नहीं दूंगी, कहकर मालिनी उस घर से निकल गई। उसके इस रवैये से सब लोग हैरान रह गए। कहाँ तो वह उसे सीधी सादी गाय समझ रहे थे और कहाँ वो इतनी तेज तर्रार निकली। वहाँ से निकलकर मालिनी सीधे भवानी प्रसाद जी के दोस्त के यहाँ गई। कुछ दिनों के बाद जब प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे मिल गया, उसके बाद उसने तलाक के पेपर्स पर साइन किए, एक छोटा सा फ्लैट खरीदकर उसी में रहने चली गई। साथ ही साथ अब वह जॉब भी करने लगी थी और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ कमला जी बिल्कुल अकेली रह गई, क्योंकि कोई भी बेटा उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था।